छात्रों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जीवाणुरोधी वायरस की संरचना, वायरस की रोगजनकता एवं वायरस रोगों के संक्रमण की विधियों के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा, क्या क्या हमारे शरीर में सुरक्षा होती है उसके बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, वायरस संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में दो प्रकार की सुरक्षा के लिए दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं या दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें नंबर 1 को जो है स्वाभाविक या सामान्य प्रतिक्रियाएं कहते हैं और नंबर 2 को जो होता है विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं कहते हैं। तो हमारे शरीर में वायरस से संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा में कितनी प्रतिक्रियाएं होती, तो जिसमें प्रथम को सामान्य या जो है स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं कहते हैं और दूसरे को विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं क्या है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं ये जन्मजात या आनुवंशिक होती हैं, जो स्वतः हमारे शरीर में जो होती रहती हैं। क्या होती हैं? स्वतः होती रहती हैं। इनमें इन प्रक्रियाओं में सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, किसी को अलग से पहचान करके नहीं। ये प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? जन्मजात या स्वाभाविक होती हैं, जो हमारे शरीर में स्वतः होती रहती हैं। इसमें कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं? इसमें नंबर 1 जो है ज्वर है, यानी बुखार जिसको कहते हैं फीवर। ध्यान दीजिए, जब भी हमारे शरीर में वायरस का संक्रमण होता है तो वायरस के संक्रमण से जो है शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम बुखार कहते हैं। जब भी हमारे शरीर में वायरस का संक्रमण होता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि जो होता है 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचने पर वायरस जो होते हैं शरीर में हमारे स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर सुनिए, सामान्य प्रतिक्रियाओं में नंबर 1 जो है बुखार। तो वायरस के संक्रमण होने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक तापमान होने से जो होता है वो वायरस जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, ये तापमान होता है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते सभी वायरस हमारे शरीर में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है दूसरी प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं भक्षण क्रिया। क्या है भक्षण क्रिया? हमारे ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के ऊतकों में अनेक पादायुक्त बड़ी बड़ी भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कोशिकाएं कहते हैं। हमारे शरीर के ऊतकों में पादायुक्त बड़ी बड़ी जो है भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मैक्रोफेज कहते हैं, जो वायरस का भक्षण करके वायरस का नष्ट करती हैं, उनका नियंत्रण करती हैं। तीसरी प्रतिक्रिया इसमें है इंटरफेरेंस। आइसैक्स एवं लिंडेनमैन नामक वैज्ञानिकों ने 1957 में पता लगाया कि जो है कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं ऊतक द्रव में एक विसरणशील ग्लाइकोप्रोटीन युक्त पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिसे उन लोगों ने इंटरफेरेंस का नाम दिया। क्या नाम दिया? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस जो होता है स्थानीय हार्मोन की भांति जो होता है अपने निकटवर्ती कोशिकाओं में घुस जाता है और उन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रतिरक्षी प्रोटीन एंटीबॉडी के संश्लेषण के लिए प्रेरित जो है ये करता है। इसलिए जो है वायरस संक्रमण के लिए जो है सुरक्षा के लिए इसे जो है इंटरफेरेंस को रोग निवारण औषध के रूप में जो होता प्रयोग किया जाता है। फिर समझिए, सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती हैं? सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जो होती है जन्मजात या आनुवंशिक होती हैं, जो हमारे शरीर में स्वतः होती रहती हैं। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? नंबर 1 ज्वर बुखार, नंबर 2 भक्षण क्रिया, नंबर 3 इंटरफेरेंस। ज्वर में क्या होता है? ज्वर में बुखार में जब वायरस जो होता है हमारे शरीर में जो होता है प्रवेश करता है, हमारे शरीर में संक्रमण फैलाता है, हमारे शरीर का तापमान अधिक जो है बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। और तापमान अधिक होने पर लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर वायरस जो होते हैं स्वतः जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा भक्षण क्रिया। इसमें हमारे शरीर के ऊतकों में पादायुक्त अनेक बड़ी बड़ी भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मैक्रोफेज कहते हैं
और ये कोशिकाएं जो होती हैं पादपों के द्वारा हमारे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और भ्रमण के द्वारा जो होता है वायरस का भक्षण करके उनको नष्ट करती रहती हैं। तीसरा जो है इंटरफेरेंस, लिंडरमैन एवं आइसैक्स एवं लिंडरमैन नामक वैज्ञानिक ने 1957 में पता लगाया कि कशेरुकी जंतुओं में वायरस के संक्रमण से संक्रमित कोशिकाएं ऊतक द्रव में विसरणशील विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिन्हें इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस, जो स्थानीय हार्मोन की भांति निकटवर्ती कोशिकाओं में घुस करके इन कोशिकाओं को जो होता है वायरस के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षी प्रोटीन को संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वायरस संक्रमण के लिए इंटरफेरेंस को जो होता है रोग निवारण औषधियों के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है। आइए अब दूसरी जो है हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं, विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिक्रियाएं जो होती विशिष्ट होती हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी क्रियाएं जो होती हैं ये विशिष्ट होती हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। ये स्वाभाविक नहीं होता है, इसे जो होता है जीव अपने जीवन काल में जो होता है इनको अर्जित करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को पहचान करके जो होता है लड़ने की जो होती क्षमता होती है। इसमें दो प्रकार की प्रतिरक्षा, दो प्रकार की जो है ये जो प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं जो होती दो प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रतिरक्षा मध्यस्थीय प्रतिरक्षा यानी ये प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी मध्यस्थीय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एवं कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। यह प्रतिरक्षा क्रियाएं कितनी प्रकार की? दो प्रकार की, प्रतिरक्षी मध्यस्थता प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा होती है। इसमें प्रतिरक्षी मध्यस्थीय प्रतिरक्षा में कोशिकाओं में रुधिर में एवं कोशिकाओं के रुधिर में एवं संयोजी ऊतकों में जो है उपस्थित बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कार्य करती हैं, जो IgG, IgM एवं IgA नामक प्रतिरक्षी प्रोटीन का या प्रतिरक्षी को स्रावित करती हैं, जो वायरस से जुड़ करके वायरस को जो होती नष्ट कर देती हैं। दूसरा है जो है कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा, इसमें टी लिम्फोसाइट विशेष रूप से जो होती कार्य करती हैं, जो स्वयं वो वायरस का तथा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रोगों को लड़ने के लिए अलग अलग लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। यदि शरीर में किसी वायरस का एक बार संक्रमण हो जाता है तो उसकी छाप जो होती है या जो है उसकी प्रतिमूर्ति जो होती है टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में बन जाती है। अब दोबारा जब जो होता है वो वायरस संक्रमण करता है तो ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं अर्थात विशिष्ट प्रतिरक्षी क्रियाएं जो होती है सक्रिय हो जाती है। समझिए, विशिष्ट प्रतिरक्षी क्रियाएं जो होती है विशिष्ट होती हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं, प्रतिरक्षा मध्यस्थीय प्रतिरक्षा एवं कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्रतिरक्षी मध्यस्थीय प्रतिरक्षी देखिए यहाँ छूट गया मात्रा अभी। प्रतिरक्षी मध्यस्थीय प्रतिरक्षा में कोशिकाओं में रुधिर एवं संयोजी ऊतकों में उपस्थित बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जो IgG, IgM एवं IgA नामक प्रतिरक्षी का स्राव करती हैं, जो वायरस को नष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा में टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं भाग लेती हैं, जो स्वयं वायरस का तथा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं का भक्षण करके उनको नष्ट करती हैं। अब आइए वायरस द्वारा होने वाले रोगों का उपचार कैसे किया जाता है। इसकी तीन विधियां हैं, टीकाकरण, नंबर 2 रसायन चिकित्सा और नंबर 2 है निश्चित प्रतिरक्षण। ध्यान दीजिएगा, इसमें टीकाकरण क्या है? वायरल रोगों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक टीकों का आविष्कार किया है, जिनके उपयोग से हमारे शरीर की प्रतिरक्षण तंत्र जो होता है मजबूत हो जाता है और उसकी क्षमता जो होती बढ़ जाती है, अर्थात वायरस जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे चेचा का टीका, पोलियो का टीका, रेबीज एवं खसरे का टीका इत्यादि। दूसरा ये रसायन चिकित्सा। ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं के रोगों में उपयोग होने वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं वो वायरल रोगों में या वायरस से
होने वाले रोगों में प्रभावहीन होते हैं, इसलिए उनका उपयोग जो होता है वो नहीं किया जाता है। प्रतिवायरस एंटीवायरस औषधियों की संख्या बहुत कम है। बहुत कम औषधियां वायरस के से सुरक्षा के लिए बनी है, जैसे चेचक के लिए थायोसेमिकार्बोजिन, इन्फ्लुएंजा के लिए जो होता है राइबाविन तथा जो है हेपेटाइटिस बी के लिए फोस्कारनेट जैसे औषधियों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है निश्चित प्रतिरक्षण, पैसिव जो है इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले जो है किसी जंतु में वायरस का संक्रमण जो होता कराते हैं और फिर जिससे जंतु के शरीर में प्रतिरक्षी जो होते बन जाते हैं और फिर उस प्रतिरक्षी उस जंतु के रुधिर का सीरम बना लेते हैं और उस सीरम को जो है लोगों में व्यक्तियों में इंजेक्ट करते हैं और जिससे उनमें प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है उत्पन्न। लेकिन ये प्रतिरक्षण क्षमता अल्पकालीन होता है, इसका उपयोग जो होता है खसरे एवं गलसुआ के लिए जो होता किया जाता है। तो फिर समझिए, वायरस द्वारा होने वाले रोगों के ट्रीटमेंट या उपचार के लिए ये 3 विधियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1 टीकाकरण, नंबर 2 रसायन चिकित्सा, नंबर 3 निश्चित प्रतिरक्षा। टीकाकरण में वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के जो है टीकों का आविष्कार किया है, जिनके उपयोग से हमारे शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता बन जाती है, अर्थात वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे चेचक का टीका, पोलियो का टीका, रेबीज एवं खसरे का टीका इत्यादि। नेक्स्ट है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा में हमने बताया कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों के जो है उपयोग में लाई जाने वाली औषधियां वायरल रोगों में जो होती प्रभावहीन होती, वो काम नहीं करती हैं। लेकिन एंटीवायरस औषधियों का विकास बहुत कम है, बहुत कम संख्या में की है, जैसे चेचक के लिए थायोसेमिकार्बोजिन, इन्फ्लुएंजा के लिए राइबाविन तथा हेपेटाइटिस बी के लिए फोस्कारनेट जैसे जो होता औषधियों का जो उपयोग किया जाता है। तीसरा है निश्चित प्रतिरक्षण। इसमें इस प्रक्रिया में पहले वायरस को किसी जंतु में वायरस का संक्रमण किसी जंतु में कराते हैं, फिर जंतु के रुधिर संक्रमण कराने पर जंतु के रुधिर में प्रतिरक्षी बनने लगते हैं और फिर जंतु के रुधिर का निकाल कर उसका सीरम बनाते हैं और फिर सीरम निकाल करके लोगों में उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे लोगों के शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता उत्पन्न हो जाती, मजबूत हो जाती। लेकिन ये प्रतिरक्षण अल्पकालीन होता है, इसका उपयोग खास करके खसरे और गलसुआ रोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए वायरस की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ वायरस, इसका कहाँ उपयोग किया ध्यान दीजिएगा। हमने बताया जीवाणुरोधी वायरस जो होता है, हमने बताया था जीवाणुओं को खाने वाले या उनका भक्षण करने वायरस को हम जीवाणुरोधी वायरस कहते हैं। तो जीवाणुरोधी वायरस जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, जीवाणुओं को खाते हैं, इसलिए जीवाणुरोधी का उपयोग जो है जीवाणुओं को नष्ट करने एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के उपचार तथा रोकथाम के लिए जो होता है किया जाता है। दूसरा जो है वायरस का उपयोग आनुवंशिक अनुसंधानों एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जो होता है उपयोग किया जाता है। कितने उपयोग? 2 उपयोग है। नंबर 1 इसमें जीवाणुरोधी वायरस का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए तथा उनसे होने वाले रोगों के उपचार एवं रोकथाम के लिए किया जाता है। दूसरा जो है वायरस का उपयोग आनुवंशिक अनुसंधानों तथा अभियांत्रिकी में जो होता है वो किया जाता है। अब आइए इसमें 2 पॉइंट लग गया है। वायराइड्स एवं क्रियांश वायरस एंड क्रियांश। आइए नंबर 1 जो है वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। वायरस
वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, थियोडाइनल नामक वैज्ञानिक ने जो है 1971 में यह पता लगाया कि जो है ये पता लगाया कि आलू के कंद एक रोग में गिल्टी दार होकर चटक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण का पता लगाने पर ये पता चला कि ये रोग वायरस से भी सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है, जो स्वयं आलू के कंद में उपस्थित होते हैं। ध्यान दें, उन्होंने आगे बताया कि ये कण आरएनए के स्वतंत्र छोटे छोटे वृत्ताकार एक सूत्रीय अणु के रूप में होते हैं। जो 300 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जिन्हें उन्होंने जो है थियोडाइनल ने उन्होंने जो है वायरस का नाम दिया। इसका नाम दिया वायरस का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा, इनका संक्रमण जो है स्पर्श या युग्मक कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो क्या हमें पता है कि थियोडाइनल ने 1971 में पता लगाया कि आलू के कंद एक रोग में गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं।
इसके कारण का पता लगाने के बाद टियोडाइनर को ये पता लगा कि यह रोग जो होता है वायरस से भी सूक्ष्म या छोटे कणों के द्वारा होता है, जो स्वयं आलू के कंद में जो होते हैं उपस्थित होते हैं, जो आरएनए के जो है स्वतंत्र छोटे छोटे वृत्ताकार एवं एक सूत्रीय अणु के रूप में होते हैं, और जिनमें 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या 300 न्यूक्लियोटाइड्स के जो बने होते हैं, जिसे उन्होंने वायरस का नाम दिया। और साथ ही होता है कि इनका संक्रमण जो होता है, वायरस का संक्रमण जो होता है स्पर्श या युग्मक कोशिकाओं के द्वारा जो होता है वो होता है। दूसरा है प्रियांश। प्रियांश प्रियांश ध्यान दीजिएगा, वायरस के खोज के बाद जो है, वायरस के खोज के बाद वायरस की भांति जो है वायरस की भांति वैज्ञानिकों ने कुछ रोग उत्पादक प्रोटीन अणुओं का पता लगाया, ध्यान दीजिएगा, जिससे जो है जिसे 1982 में स्टैनले क्रूसिनर नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रियांश का नाम दिया। इसका नाम दिया, प्रियांश का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रोटीन अणु जो है, ये प्रोटीन अणु बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास 4 से 6 नैनोमीटर होता है, जिनका संश्लेषण या जिनका निर्माण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। जीनों के नियंत्रण में होता है। ध्यान दीजिए, इनसे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे इनसे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मनुष्य में हंसी का रोग,
कंपनशील लकवा तथा गायों में जो है पागलपन का रोग होता है। हाँ, तो छात्रों अभी हमने प्रियांश की बात बताया कि जो वायरस के खोज के बाद वायरस के समान रोग उत्पादक अनेक जो है अन्य प्रोटीन अणुओं का वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जिसे जो है 1982 में स्टैनली प्रोसिनस ने प्रियांश का नाम दिया। प्रियांश जो है प्रोटीन अणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास 4 से 6 नैनोमीटर होता है, जिनका निर्माण या संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनों में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। और इनसे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे जो है मनुष्य में हंसी का रोग, पागलपन का रोग, एवं कंपनशील लकवा, जैसे हाथ वाथ हिलता रहता है लोगों का या शरीर हिलती रहती है उसको कंपनशील लकवा कहते हैं, तथा गायों में पागलपन का रोग है। फिर समझिए वायरस के बारे में आई। फिर से वायरस टियोडाइनर ने 1971 में पता लगाया कि आलू के कंद एक रोग में गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। इसके कारण का पता लगाने पर उन्हें यह पता चला कि जो है यह रोग वायरस से भी सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है, जो स्वयं आलू के कंद में उपस्थित होते हैं। और वे कण जो होते हैं उन्होंने बताया कि आरएनए के स्वतंत्र छोटे छोटे वृत्ताकार एक सूत्रीय अणु के रूप में होते हैं, जो 300 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं या जिनमें 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिन्हें उन्होंने वायरस का नाम दिया। और उनका संक्रमण जो होता है इस बात से अल्पमत कोशिकाओं के द्वारा होता है। दूसरा प्रियांश हमने बताया कि भी वायरस के खोज के बाद वायरस के भांति वैज्ञानिकों ने कुछ रोगोत्पादक प्रोटीन अणुओं का रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन अणुओं का पता लगाया, जिसे 1982 में स्टैनली प्रोसिनस ने प्रियांश का नाम दिया। और ये प्रोटीन अणु बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास 4 से 6 नैनोमीटर होता है, तथा जिनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं में के जीनों में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है, जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मनुष्य में हंसी का रोग, पागलपन, कंपनशील लकवा तथा गायों में पागलपन का रोग होता है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं और वायरस भी समाप्त होता है, और इसके आगे हम अगले दिन चर्चा करेंगे।